हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आप सबका मैं मोहित गुप्ता फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे चैप्टर ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। उस निर्माण में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर चुके थे। उसके आगे की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, देखना मैंने प्रतिबिंब का निर्माण तक का लास्ट लेक्चर में बात कंप्लीट कर चुका। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वह गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। नेक्स्ट क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, आर से, और फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। तो मुझे ये देखना है कि जो वक्रता त्रिज्या आर होती है और फोकस दूरी एफ होती है उसमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों देखना एक बार बोर्ड पे, ये एक अवतल दर्पण है, समझते जाना अच्छे से। आपको पता है यहाँ पे एक फोकस बिंदु होता है एफ और यहाँ एक वक्रता केंद्र होता है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक फोकस बिंदु एफ होता है, यहाँ एक वक्रता केंद्र सी होता है और यहाँ पे कौन होता है, ध्रुव पी। यहाँ पे कौन होता है, ध्रुव पी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसकी डेरिवेशन करनी है, मुझे पूरी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में मुझे ये प्रूव करना है कि आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, और इस रिलेशन पे, इस संबंध पे बोर्ड में हर 2 साल में एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ या आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, ये फोकस बिंदु एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। देखिएगा प्रकाश किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, यह आपतित किरण थी जो आ रही थी। तो अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुझे आप लोग आंसर दीजिए कहाँ से जाएगी ये किरणें। बहुत बार पढ़ चुके आप इस चीज को, कहाँ से जाने वाली है, बिल्कुल सही, ये कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस बिंदु से जाती है। थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर बना देता हूँ मैं। तो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो इस फोकस बिंदु से जाती है, ये जा चुकी फोकस बिंदु से। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर ये फोकस बिंदु से चली गई। आपको पता है ये सी है, सी से मैं डॉट डॉट करके एक लाइन खींची इस पे। देखिएगा अच्छे से ध्यान देना इस चीज का। मैंने कहा ये कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है, इसको मैंने मान लिया एम पॉइंट है, और इसको मान लिए एम एन किरणें जा रही है, एम से एन की ओर किरणें जा रही है। अब मुझे आंसर देना आप इस चीज का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बता चुका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कोई गोला है और गोले का अगर कोई केंद्र होता है तो जैसे केंद्र यहाँ पे सी है, तो सी से अगर कोई भी लाइन जाएगी वो लाइन हमेशा इस पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, बताइए, आंसर दीजिए। सी से अगर कोई भी लाइन जाती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, मतलब समकोण होता है वो। वही काम यहाँ हो रहा है, सी से किरणें जा रही है, ये डॉट डॉट। तो ये एक चीज बता ना, ये अभिलंब होगा कि नहीं होगा इस पर, ये इस पर अभिलंब होता है। तो यहां पर भी ये जो एम सी जो लाइन जा रही है ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अभिलंब। समझ में आ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब इस सतह पे ये अभिलंब है, क्योंकि अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये अभिलंब हुआ। अब आंसर देते हैं ना आप लोग। परावर्तन का नियम पढ़ा था क्या आपने, पढ़ा था। ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये क्या था, अभिलंब। ये कौन सी किरण थी, परावर्तित किरण। देखिए ना, ये अभिलंब था, ये आपतित किरण थी, और ये कौन सी किरण थी बच्चों, परावर्तित किरण। तो अब मुझे एक बार बताना आप लोग, अभिलंब से आपतित किरण कितना कोण बनाती है, आई, आपतन कोण आई। परावर्तित किरण अभिलंब से कितना कोण बनाती है, आर, परावर्तन कोण आर। देख रहे हो इस डायग्राम को आप, ये आपको याद है मैंने क्यों बताया यहाँ के लिए, देखते जाना। आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, इसको कौन सा कोण बोलेंगे हम, आई। ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, उसको कौन सा कोण बोलेंगे, आर।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको इस डायग्राम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपतित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको आपतन कोण आई बोला हमने, परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको हमने परावर्तन कोण आर बोला। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, आगे देखते जाना, अच्छे से देखिएगा। इसके अगर मैं बाद आगे बात करता हूं तो देखना बच्चों, देखते जाना। आप मुझे एक बार आंसर दीजिएगा, यहाँ पे जेड बन रहा है नहीं बन रहा? देखो जेड एकांतर कोण, आपको पता है जेड होता है जेड, जेड का मतलब ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा। मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ 10th क्लास में भी, जेड होते हैं एकांतर कोण। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जेड बन रहा है, ये रहा, ये जेड रहा, ये जेड। तो अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई ही होगा। देखो जेड बन रहा, ये आई है क्योंकि कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है। आई थिंक आपको यहां तक डायग्राम में कोई पॉइंट में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा मुझे डायग्राम में एक चीज और बताइए, पीएफ यहां पे क्या है? पीएफ, पीएफ दूरी को हम कौन सी दूरी बोलेंगे? फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी तो होती थी। और पीसी को कौन सी दूरी बोलेंगे हम? पीसी को, पीसी को बताइए, पीसी को वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। पीएफ होगा फोकस दूरी स्मॉल एफ, पीसी होगा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। यहां तक आपको डायग्राम में भी कोई डाउट नहीं है। वापस देख लो, यह अवतल दर्पण था, एम आपतित किरण थी, एमएन परावर्तित किरण थी। आपतित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसको आई, ये आर, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण बन चुका है। आई थिंक यहां तक आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ना दिखाई दे रही होगी। अब मैं इसके थोड़े से डेरिवेशन पोर्शन पे जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां चित्र में देखना भी एक चीज, अगर मैं चित्र की बात करूं तो आप लोग ध्यान देना, एंगल AMC इक्वल्स टू होगा एंगल CMF। देखिए क्यों होगा, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, क्योंकि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। समझना बोर्ड पे मैंने क्या कहा है। आपको पता है परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण I जो होता है वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है। दूसरा नियम यही था बच्चों। तो अब ढंग से देखना, यहां पे ये वाला आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण, तो आपतन कोण क्या हो गया? AMC ये, और परावर्तन कोण क्या हो गया? CM। देखो इस एंगल को देखो, AMC ये वाला कोण, और परावर्तन कोण CMF ये वाला कोण। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों है मैंने लिख दिया? क्योंकि एंगल I इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे एंगल R होता है। तथा आप देखो आगे भी देखते जाना, आगे मैंने लिखा एंगल AMC जो है वो इक्वल है एंगल MCF के। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। बोर्ड पे देखिएगा एक बार, बोर्ड पे इस ढंग से इस चीज को मैंने क्या कहा, समझना एक चीज। मैंने क्या कहा है? एंगल AMC, AMC का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल AMC, ये आपको अभी मैंने बोला ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि जेड बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल MCF ये वाला, एंगल AMC ये वाला है, एंगल MCF ये वाला, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? इक्वल। क्यों होते हैं? क्योंकि जेड की शेप बन रही है। जेड की शेप का मतलब एकांतर कोण बन रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि यहां पर देखिए, यहां दो एंगल्स हो गए और दो एंगल्स के बाद सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल हो गया। आगे देखना डायग्राम में। अब मैं चित्र में देखो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज MCF में, ट्रायंगल या त्रिभुज MCF देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखो मैं अलग से बना रहा हूं इस डायग्राम को, ट्रायंगल को। देखो ये बना रहा हूं, MCF, ये रहा I, ये रहा R। क्या आपको दिख रहा है? क्या MCF दिख रहा है? अलग से उस वाले को बना दिया मैंने। यहाँ पे है I, यहाँ पे है R। अब एक चीज देख लो यहाँ पे ढंग से, इस डायग्राम में देखना एक बार ढंग से। इस आपको पता है कोण I किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। अगर कोण I कोण R के बराबर होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसके दो कोण बराबर हो।
समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसके दो कोण बराबर हो। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आपको बच्चों एक बात पता है, इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। अगर कोई दो कोण बराबर होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी, उस त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि त्रिभुज MCF में एंगल, देखते जाना डायग्राम में बोर्ड पे एक बार, MCF जो है वो इक्वल है एंगल CMF के, और दोनों एंगल किसके इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। और अगर दो त्रिभुज इक्वल है तो यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, दो कोण समान हो, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है बच्चों, समान होती है। मैंने क्या कहा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण इक्वल होते हैं तो दो कोण इक्वल होने पर इनकी जो भी संगत भुजाएं होगी वो संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब क्या है कि इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के, देखो डायग्राम इसमें, इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर होगी। देखो मैं लिख रहा हूं, आता है डायग्राम में देखिए, आता है जो MF होगा वो इक्वल होगा FC के। आप इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समीकरण नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस सुन लीजिए, अगर किसी भी त्रिभुज की दो कोण समान हो, किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं ना, तो उनके आमने सामने वाले कोण भी इक्वल होंगे। तो इस I कोण के सामने है MF, R के सामने है FC, तो MF किसके इक्वल होगा बच्चों, FC के इक्वल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी होती है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, इसका मतलब क्या है सुनो, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा स्टूडेंट्स कि जो अवतल दर्पण है इसका द्वारक बहुत छोटा है। द्वारक बहुत छोटे का मतलब समझो अब क्या है, यहां देखो इस छोटे से इधर तरफ, द्वारक बहुत छोटे मतलब छोटा सा बना हुआ डायग्राम ये रहा, ये तो बड़ा बना हुआ है। द्वारक छोटा कब होगा, जो डायग्राम बिल्कुल छोटा होगा। द्वारक क्या होता है बच्चों, द्वारक यही तो होता है, ये पूरी दूरी, इस पूरी दूरी को मैंने कम कर दिया तो छोटा हो गया द्वारक। अजी सही है ना सर, सही है ना, ये बड़ा द्वारक है, इसको कम कर दिया तो छोटा द्वारक बन गया ना। अब समझो क्या बोलने वाला हूं मैं, अगर द्वारक छोटा होगा तो डायग्राम को देखो शायद दिखेगा भी नहीं कहीं, क्योंकि छोटा द्वारक है। अगर छोटा द्वारक होगा ऑब्वियस बात है, छोटी चीजें तो दिखेगी नहीं, पर जितनी दिखती है समझो, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। आप समझना, ये F है, बोर्ड पे देखना, ये रहा M बिंदु, ये रहा P बिंदु। अब एक चीज डायग्राम में आप ढंग से देखो एक बच्चों, ढंग से डायग्राम को फोकस करो। M बना दिया मैंने, P बना दिया। अब एक चीज देखना, अगर ये बिल्कुल छोटा हुआ तो ये जो दूरी है वो लगभग इस दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी। अजी दूरी बराबर का मतलब अगर ये 10 होगा तो 10.1 या 10.2 होगा, लगभग बराबर होगी। अगर सपोज करो PF 10 हुआ तो MF कितना होगा, 10.1 या 10.2, क्योंकि बिल्कुल छोटा है ये, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के लगभग इक्वल होगी। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, अगर द्वारक छोटा हुआ तो यहाँ जो MF होगा ना स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होगा, PF के इक्वल होगा। समझ में आया क्या ये बात, कि यहाँ MF जो होगा वो PF के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो डायग्राम में देखो, बड़े वाले डायग्राम में ये जो दूरी है वो इस दूरी के लगभग बराबर होती है, समझे। और जैसे इस चीज समझी तो समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या हुआ, यहाँ भी MF यहाँ भी MF, इसका मतलब FC किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि MF बराबर है FC के और FC बराबर है PF के। समीकरण नंबर 3।
आई थिंक आपको समीकरण नंबर 3 तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा कि इतना सब कुछ होता है। मैं बस 2 स्टेप और बची, 2 स्टेप्स हो जाएगा फिर ये भी। समीकरण 3 के बाद आपका टारगेट ये नहीं है समीकरण 3 निकालना, आपका टारगेट है आर और एफ में संबंध निकालना। आर का मतलब क्या होता है पीसी, एफ का मतलब क्या होता है पीएफ। तो देखिए मैं इसी को, इस पीसी को ला रहा हूं यहां चित्र से मुझे बताओ पीसी, देखो डायग्राम में चित्र में मुझे बताओ पीसी इक्वल टू क्या होगा, पीसी इक्वल टू क्या होगा, देखो पीसी इक्वल टू, पीसी का मतलब हो गया पीसी इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी। देखो डायग्राम में पीसी इक्वल टू होगा पीएफ प्लस एफसी। तो पीसी इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं क्या, पीएफ प्लस एफसी। ठीक है सर, लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो समीकरण 3 से आप एक चीज और देख सकते हो। समीकरण 3 से देखिए बच्चों, में थोड़ा सा जगह कम दिया है तो दिख रहा होगा आपको। समीकरण 3 से एक चीज और देखो, एफ सी किसके इक्वल है, पी एफ के। मैं लिख देता हूं चूंकि एफ सी इक्वल है पी एफ के। देखो तो क्या मैं एफ सी की जगह पी एफ लिख सकता हूं क्या, बोलिए आंसर दीजिए। क्या मैं एफ सी की जगह पी एफ लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो। और जैसे मैंने एफ सी की जगह पी एफ लिखा बच्चों, आप फोकस करना इधर। पीसी के मतलब, पीसी का मतलब क्या होता है आर, पीसी का मतलब क्या होता है आर, और एफ पीएफ का मतलब एफ और एफ। इसका मतलब एफ और एफ कितना हो गया 2f। तो कहने का मतलब ये हुआ, इधर देखिए कि आर इक्वल टू कितना होता है 2f होता है। ये दिख गया क्या आपको कि आर इक्वल टू कितना होता है 2f होता है। आर इक्वल टू कितना होता है 2f होता है। यही होता है आर और एफ के मध्य संबंध। आर और एफ के मध्य संबंध को समझने के लिए आपने अच्छे से देखा कि भैया आपतित किरण am थी, परावर्तित किरण mn थी। आपतित किरण ने विलंबता जो कोण बनाया उसको मैंने I बोला, इसने जो कोण बनाया उसको R बोला। ये एकांतर कोण था तो ये I हो गया, तो ये भी I हो गया। हमने डायग्राम में देखा ये I इक्वल टू क्या होता है R, वो लिख दिया यहाँ पे। फिर हमने देखा ये और ये कोण बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है। फिर मैंने त्रिभुज लिया ये MCF, त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है R होता है, वो लिखा। और अगर त्रिभुज की 2 कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या होगी बराबर, बराबर लिख दिया भुजाओं को। दर्पण का द्वारक छोटा करते ही, जैसे दर्पण का द्वारक छोटा किया स्टूडेंट्स देख लीजिए वापस से इस चीज को, कईयों को इसमें डाउट आएगा, वापस देख लो इस चीज को। दर्पण का द्वारक अगर छोटा हुआ ना, हर जगह काम आएगा पूरे चैप्टर में। छोटे का मतलब बिल्कुल छोटा दर्पण बन गया, बिल्कुल छोटा। और दर्पण छोटा बनेगा तो छोटी छोटी डिस्टेंस से इक्वल ही तो होगी। ये दूरी लगभग इस दूरी के बराबर ही तो होगी। डिफरेंस कितना आएगा 0.1 0.2 का लगभग। तो मेरा कहने का मतलब हो गया ये एम एफ किसके इक्वल हो गया पी एफ के। इन दोनों इक्वेशन से तीनों बना दिया मैंने। और डायग्राम में पी सी इक्वल टू क्या होता है पी एफ प्लस एफ सी, और एफ सी की जगह आपने यहाँ से क्या लिख दिया पी एफ। और आपके पास फाइनल टर्म क्या आ गई आर इक्वल टू 2f। इस r इक्वल टू 2f देखो मैं बोर्ड पे वापस ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो r होता है वो 2f के इक्वल होता है। तो f किसके इक्वल हो जाएगा r/2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब f किसके इक्वल हो जाएगा r/2 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब f किसके इक्वल हो जाएगा r/2 के। ये बात क्लियर हुई क्या अजी, ये बात क्लियर हुई क्या। इसका मतलब क्या है सुनो, इसका मतलब किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी का दुगना होगी। वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी का कितना गुना होती है 2 गुना होती है। ये जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कितना गुना होती है 1/2 गुना या आधी होती है। इसी फॉर्मूला पे बोर्ड में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे भी डिस्कस अभी, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के लिए फॉर्मूले बेस पे। सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस पे आता है आपके इसके अंदर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस डेरिवेशन में। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक कई लोगों को हो सकता है नीचे वाली चीज़ ना दिखे, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, एक बार देखना ढंग से। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पी सी इज इक्वल टू है पी एफ प्लस पी एफ, और पी सी की मतलब आर होता है, पी एफ का मतलब एफ होता है, पी एफ का मतलब एफ होता है। इसलिए हमने लिखा कि आर इज इक्वल टू होता है 2f। यहाँ पे जो है
इसलिए हमारे पास टर्म आ गया कि r इक्वल टू क्या आता है, 2f आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं। देखो मैंने फिर कहा इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में 2 से 3 बार, एक एक मार्क्स के आते हैं, बिल्कुल सिंपल आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, मुझे पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसा ही बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या होगा। मैंने क्या कहा, अवतल दर्पण के आंसर दीजिए। आप लोग ये आंसर दोगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। कई लोग आंसर आ चुका है, कई लोग बोल रहे हैं 7.5 और कई लोग बोल रहे हैं 30, तो दोनों का आंसर देखिएगा। आपने क्या कहा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि फोकस दूरी का मतलब बच्चों क्या है, f, और ये f कितना है, 15 सेंटीमीटर। पूछा गया क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, r पूछ रहा है आपसे वो, तो आपको r निकालना है। f दिया है तो आप क्या जानते हो, अभी आप जान चुके कि r इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2f होता है। तो r इक्वल टू 2f, f की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 टू जा कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन का, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फोकस दूरी दी हुई हो और वक्रता त्रिज्या पूछी जाए तो आप जस्ट उसका दुगुना कर सकते हो। आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फोकस दूरी का मतलब f होता है, वक्रता त्रिज्या का मतलब r होता है, और अभी हमने संबंध पढ़ चुके कि r इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दूं, समझना। मैंने फोकस दूरी को उठाया, फोकस दूरी की जगह लिख दिया वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की जगह लिख दिया फोकस दूरी। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताइए आंसर क्या होगा। तो जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब देखिए क्या हुआ, अब f तो पूछ रहा है आपसे और दिया क्या है, r दिया है। क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r दिया है 15 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी मतलब f। आपको पता है r इक्वल टू क्या होता है, 12, तो f क्या होगा, r/2। तो बच्चों r कितना है, 15/2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दो टाइप से क्वेश्चन बोलेगा, या तो r देगा f पूछेगा, या f देगा r पूछेगा। दोनों में से कोई सा भी टाइप बोले, इजी वे में आप फॉर्मूले बेस पे डायरेक्ट एक नंबर प्राप्त कर सकते हो कि r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। मतलब फोकस दूरी का दुगना ही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। हम अगले लेक्चर में एक अच्छा सा फॉर्मूला डेराइव करेंगे, और वो होता है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका।